नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट फैक्ट्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अप्रैल 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा किस राज्य में तैयार किया गया है? इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ इंडिजेनस ब्रीड गिर हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाला हरियाणा की एक परियोजना के तहत राज्य गिर और साहिवाल जैसी देसी गाय की नस्लों की क्लोनिंग पर काम करेगा। गिर, साहिवाल, थारपाकर और लाल सिंधी जैसे स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की दुग्ध उत्पादन तथा भारतीय डेयरी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। गिर मवेशी काफ़ी लोकप्रिय है और जेबू प्रजाति की गायों के विकास के लिए ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा वेनेजुएला में इनका निर्यात किया गया है। भारत की पहली क्लोन गिर मादा बछड़ा का नाम क्या है? गंगा। इसका वजन था जन्म के समय 32 किलो। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अफिनडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? इन विच स्टेट द सेकेंड एडिशन ऑफ अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिनडेक्स वाज हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यह अभ्यास 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव भी पुणे में आयोजित किया गया था। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों के 124 प्रतिभागियों के साथ सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। कर्नाटक में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने वर्ष पूरे कर लिए? बांदीपुर टाइगर रिजर्व located in Karnataka completed how many years as Project Tiger Reserve on April 1st, 2023? The right answer is option number B, 50 वर्ष। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में की गई थी। वर्ष 1985 में वेणुगोपाला वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को भी शामिल कर इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि की गई तथा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। प्रारंभ में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तो बांदीपुर में मात्र 12 बाघ थे। सुरक्षा उपायों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में यहाँ पर 173 बाघ हैं। किस शहर में स्थित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने घोषणा की है कि वह तस्करी और बेची गई 15 भारतीय मूर्तियों को वापस करेगा? विच सिटी बेस्ड मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल रिटर्न 15 इंडियन स्कल्पचर्स दैट वर स्मगल्ड एंड सोल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क, यूएसए में है। ये कृतियाँ पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक की है और इसमें टेराकोटा, तांबा तथा पत्थर की कलाकृतियाँ शामिल है, जैसे कि एक सेलेस्टियन डांसर, तस्वीर में देखिए, अप्सरा है जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक है, और 8वीं शताब्दी के प्रेम के देवता कामदेव एक पत्थर की अवक्ष प्रतिमा है। संग्रहालय ने अपनी ग्रीक और रोमन दीर्घाओं से 3 तुर्की कलाकृतियों को भी हटा दिया है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन आरएलवी लैक्स परीक्षण हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन आरएलवी लैक्स टेस्ट हैज रिसेंटली बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इसरो ने वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR चित्रदुर्ग, कर्नाटक में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन यानी आरएलवी लैक्स का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग RLV-TD को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ने हेतु किया, जिसे इसरो ने योजना के अनुसार RLV-TD के लैंडिंग परीक्षण को अंजाम दिया। जिन स्टूडेंट्स को
69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए
वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज वेम्बनाड लेक लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। यह केरल की सबसे बड़ी एवं भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुनमद्दा झील और कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है। झील का स्रोत 4 नदियां हैं, मीनाचिल, अवनकोविल, पंपा और मणिमाला। न्यूज में क्यों है? केरल के अकुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारे से एक तितली उप प्रजाति, तस्वीर में देखिए, कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा की खोज की गई है। यह लेपिडोप्टेरा जो कि पतंगों और तितलियों की प्रजाति है के स्कीपर तितली परिवार से संबंधित है। कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा की खोज के साथ पश्चिमी घाट में तितली प्रजातियों की संख्या 336 तथा स्कीपर तितलियों की संख्या 83 हो गई है, जिसमें अंतिम स्कीपर तितली की खोज लगभग 75 वर्ष पूर्व हुई थी। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? विच हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। नाटो के अधिकांश सदस्यों ने फिनलैंड का समर्थन किया। उनका मानना था कि फिनलैंड की सदस्यता बाल्टिक क्षेत्र में गठबंधन की ताकत को बढ़ाएगी। तुर्की और हंगरी के कारण स्वीडन के लिए नाटो की सदस्यता प्राप्त करना काफी कठिन है। फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का कारण रूस यूक्रेन संघर्ष है, जिस कारण रूस के पड़ोसी छोटे देशों को नाटो द्वारा प्रदान किए जाने वाले शक्तिशाली सैन्य समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन 1949 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिलिनेक्स के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 10th एडिशन ऑफ सिलिनेक्स हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो। 3 से 8 अप्रैल तक अभ्यास 2 चरणों हार्बर और सागर में आयोजित किया गया। सिलिनेक्स का पिछला संस्करण मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 2 जहाजों INS किल्टन और INS सावित्री द्वारा किया गया। सुबनसिरी नदी किसकी एक सहायक नदी है? सुबनसिरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। सुबनसिरी या गोल्ड रिवर ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह तिब्बत हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश मिरी हिल्स से होकर भारत में प्रवेश करती है। न्यूज में क्यों है? असम अरुणाचल सीमा पर लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना हाल ही में मानसून पूर्व बारिश के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गई। हालांकि परियोजना को कोई क्षति नहीं हुई है और जून 2023 से इसका संचालन आरंभ हो जाएगा, क्योंकि 90% काम पूरा हो गया है। टोटल 2000 मेगावाट की यह परियोजना है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तथा सुबनसिरी नदी पर एक रन ऑफ रिवर योजना है। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स सिक्किम विद द ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाथुला। सिक्किम के नाथुला में भीषण हिमस्खलन की घटना हुई है। नाथुला विश्व की सबसे ऊंची मोटर परिवहन सड़कों में से एक है, जो भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। नाथू का अर्थ है सुनने वाले कान और ला का अर्थ है पास। यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है। अन्य दर्रे सिक्किम राज्य में कौन कौन से हैं? जेलेप्ला दर्रा, डोकिंग दर्रा और चीवा भंजंग दर्रा। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? हु हैज टॉप्ड द एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स रिलीज्ड बाय फोर्ब्स फॉर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में पहले पायदान से खिसक कर अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। इनकी कुल संपत्ति है 180 बिलियन $, जबकि पहले स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है, जिसकी कुल संपत्ति है 211 बिलियन $। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $2.1 ट्रिलियन हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में $2.3 ट्रिलियन से संयुक्त रूप से $200 बिलियन कम है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किसे मिला है?
विच हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स रैंकिंग 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जॉर्जिया, ये यूएसए का है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक यात्री ट्रैफिक 7 बिलियन के करीब पहुंच गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में ग्लोबल एयर ट्रैफिक 2019 के उच्च स्तर 92% तक पहुंच जाएगा। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। दिल्ली एयरपोर्ट से सालाना 59.5 मिलियन यात्रियों ने सफर किया। आईजीआई हवाई अड्डे को 2021 में 13वें स्थान पर रखा गया था, जो कि अब 9वें स्थान पर आ गया है। दिल्ली एयरपोर्ट इस लिस्ट में शामिल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र एयरपोर्ट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। यह रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी, जिसमें 18 राज्य शामिल है, में दिया गया। इस रैंकिंग में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों, कौन कौन से? पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता के समग्र डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को 2023 में मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन कंफर्म्ड ऑनररी लाइफ मेंबरशिप बाय द मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी इन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यह जो क्रिकेट क्लब है यह किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक है, जिसकी स्थापना 1787 ईस्वी में की गई थी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत भारत के युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कलिकेश नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार राष्ट्रीय खेल महासंघों के अध्यक्ष 12 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते, जिस कारण रणिंदर सिंह अवकाश पर चले गए हैं, जिसके बाद कलिकेश नारायण सिंह ने यह पदभार संभाला है। संघ है, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का पद किस भारतीय अमेरिकी ने संभाला है? विच इंडियन अमेरिकन हैज एज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स ऑफिसर्स इन द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड राहुल वर्मा। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा विदेश विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था। इसके बाद वह मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख बने थे। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केनिची उमेदा। दोपहिया वाहन बनाने वाली इस कंपनी ने केनिची उमेदा को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। केनिची यहाँ इस पद पर सतोशी उचिदा का स्थान लेंगे। केनिची उमेदा को विभिन्न वैश्विक बाजारों में 27 से अधिक वर्षों का उद्योग अनुभव प्राप्त है। टाइफा सैटेलाइट का संबंध किस देश से है? टाइफा 1 सैटेलाइट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केन्या। केन्या ने 15 अप्रैल को कैलिफोर्निया यूएसए के वेंडनबर्ग बेस से एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया। लॉन्च रॉकेट में स्पेसएक्स के राइड शेयर प्रोग्राम के तहत तुर्की समेत विभिन्न देशों के 50 पेलोड थे। टाइफा 1 को सयारी लैब्स और इंडोरोसैट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इस उपग्रह को 2 वर्षों में 50 मिलियन केन्याई शिलिंग की लागत से बनाया गया था। डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $3,72,000।
उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य केन्या को आपदा प्रबंधन और खाद्य और सुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा एकत्र करना है। पुडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड पुडुचेरी बेस्ड कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अदानी समूह। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अदानी समूह ने 1485 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया है। अदानी पोर्ट के सीईओ करण अदानी ने बताया कि अदानी समूह अब भारत में 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। समूह की ओर से इस पोर्ट के विकास के लिए 850 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में पोर्ट की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद यह अधिग्रहण पूरा हुआ। नौसेना संचालन के महानिदेशक DGNO कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the Director General of Naval Operations DGNO? The right answer is option number B, अतुल आनंद। वाइस एडमिरल अतुल आनंद 1 जनवरी 1988 को नौसेना में शामिल हुए थे। वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके साथ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नियंत्रक कार्मिक सेवा के तौर पर कमांड संभाला है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बनाया गया है। T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian bowler to take 300 wickets in T20? The right answer is option number C, युजवेंद्र चहल। चहल T20 इंटरनेशनल में भी भारत की ओर से इस समय सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। T20 इंटरनेशनल में चहल ने अब तक कुल 91 विकेट हासिल किए हैं। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वेस्ट इंडीज के डेवन ब्रावो हैं, जिसके नाम 615 विकेट हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किनका चयन किया गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुधा शिव कुमार। सुधा पेशे से वकील और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। सुधा 2016-17 में FLO चेन्नई चैप्टर के अध्यक्ष रह चुकी हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। यह ऑर्गेनाइजेशन दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है। किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है? विच कंपनी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। यह इंजन लगभग 200 सेकेंड तक एक्टिव मोड में था। इसकी टेस्टिंग विक्रम द्वितीय रॉकेट के लिए की गई है। इसकी टेस्टिंग नागपुर में स्काईरूट के स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग पैड से किया गया था। धवन 2 एक 3.5 किलो न्यूटन इंजन है, जिसका नाम भारत के रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। कितने वर्षों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ द UNO? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि भारत ने सांख्यिकी विविधता जनसांख्यिकी में अपनी विशेषता के आधार पर यह सीट हासिल की है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 4 वर्षों तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। किस राज्य के उत्पाद बखड़िया पीतल के बर्तन को GI टैग प्रदान किया गया है? विच स्टेट्स प्रोडक्ट बखड़ियाज ब्रासवेयर हैज बीन गिवन GI टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सरकार की GI सर्टिफिकेशन रजिस्ट्री ने 31 मार्च को कुल 33 उत्पादों का GI सर्टिफिकेशन किया, जो कि हाईएस्ट एवर GI रजिस्ट्रेशन है 2022-23 में। संत कबीर नगर जिले के बखीरा कस्बे की पीतल के बर्तन के कारण खास पहचान है, जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। उनमें बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, अलीगढ़ ताला, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना काष्ठ शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरा सिंह शामिल है।
हाल ही में यूरोपीय आयोग ने भारत की कांगड़ा चाय के लिए भी भौगोलिक संकेत जीआई प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। नासा ने पहली बार अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री को चुना है? विच वुमन एस्ट्रोनॉट हैज बीन सेलेक्टेड बाय नासा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स लूनार मिशन आर्टेमिस 2? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टीना हैमॉक। नासा ने इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें क्रिस्टीना हैमॉक, जर्मी हैंसन, विक्टर ग्लोवर और रीड वाइजमैन शामिल है, जो नासा के ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 2 मिशन के साथ चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। नासा इस चंद्र मिशन को 2025 की शुरुआत या अंत तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस मिशन में पहली बार एक गैर अमेरिकी को भी शामिल किया गया है, जिनका नाम क्या है? विक्टर ग्लोवर। ये पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। ग्रीन क्रूसेडर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पीएन मोहन। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ ओलिव क्राउन अवार्ड्स 2023 का 13वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। पीएन मोहन की कहानी सीतालपक्कम झील और चेन्नई की 6 अन्य झीलों के जीर्णोद्धार से जुड़ी है। किर्लोस्कर लिमिटलेस को ए मिनट फॉर नेचर पर उनके कार्य हेतु कॉर्पोरेट क्रूसेडर ऑफ द ईयर श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला। फेमस इनोवेशन ने सभी श्रेणियों में 10 पुरस्कार जीते, जबकि चिराग रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और पीपल फॉर एनिमल्स वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर को ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा ने किस देश को पुरुषों के अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया है? विच कंट्री हैज बीन ड्रॉप्ड बाय फीफा फ्रॉम होस्टिंग द मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेरू। फीफा ने घोषणा की है कि उसने अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के मेजबानी अधिकार वापस ले लिए हैं। इसके पीछे तैयारियों का हवाला दिया गया है। अभी तक नए मेजबान देश के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट 10 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जाना है, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। जोमेटो ने फूड डिलीवरी के लिए ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया है? जोमेटो हैज टाइड अप विद whom to provide e-scooters for food delivery? The right answer is option number B, Yulu। इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग स्टार्टअप कंपनी यूलू ने फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमेटो के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी इस नए बिजनेस प्लान के तहत जोमेटो को 25,000 से 35,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी करेगी। इधर हाल ही में बजाज ऑटो ने भी यूलू के साथ मिलकर 2 स्कूटर लॉन्च किए हैं, मिरेकल GR और DEX GR। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर कट कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए कितनी गीगावाट की वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हेतु बोली आमंत्रित करने की योजना की घोषणा की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड plans to invite bids for how many gigawatts of annual renewable energy capacity for the next 5 years starting from the financial year 2023-24? The right answer is option number B, 50 गीगावाट, जिसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना शामिल होगी। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2023 तक परमाणु सहित गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में भारत में 169 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।